नेक्स्ट है आगे कल परसेंटेज स्टार्ट की थी हमने, और परसेंटेज स्टार्ट की तो परसेंटेज में हमने स्टार्ट किया था परसेंटेज के कमी और वृद्धि के ऊपर आधारित परसेंट। आज सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास में हम क्या करेंगे कि हमारे पास है प्रतिशत में जो होता है क्षेत्रफल और आयतन पे आधारित प्रश्न हमारे को देखने हैं। किस पे देखने हैं? क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। देखो क्षेत्रफल और आयतन पे आधारित प्रश्न देखने हैं तो इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा वो हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्षेत्रफल में और आयतन में कमी और वृद्धि का मतलब है क्या? जैसे मान के चलो कि मैं आपको बोलूंगी एक वृत्त हमारे पास में, क्या वृत्त हमारे पास में गोल होता है? इस वृत्त के बारे में थोड़ी सी बात समझते हैं। वृत्त की क्या त्रिज्या क्या होगी? r रहेगी। वृत्त की त्रिज्या क्या रहेगी? r रहेगी। अच्छा, वृत्त की त्रिज्या r रहेगी तो एक बात, तो इस वृत्त का मैं क्षेत्रफल निकाल सकता हूं क्या? वृत्त का क्या निकाल सकता हूं? क्षेत्रफल। क्या मैं इस वृत्त की परिधि भी निकाल सकता हूं क्या? वृत्त की परिधि भी निकाल सकते हैं। तो हम वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि दोनों के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। जैसे हमने यहाँ पे वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के सूत्र लिखे, वैसे ही हम यहाँ पे क्या है कि हर आकृति जो भी होती है अपने पास में 2D हो या 3D हो, उन सभी को अपन देख लेंगे। जैसे शंकु हो तो ठीक है, बेलन हो तो ठीक है, अपने पास में आयत हो तो ठीक है, वर्ग हो तो ठीक है, हर प्रकार की आकृति के वर्षन हम निकाल सकते हैं। पहले में इसको एक बेसिक कॉन्सेप्ट से पूरा डिटेल में समझते हैं, उसके बाद में शॉर्टकट में चलेंगे। जैसे हमारे पास में एक वृत्त है और मैं आपको ये बोलता कि वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ाया गया। वृत्त की त्रिज्या को कितना बढ़ाया गया? 50% बढ़ा दिया गया। मेरा प्रश्न ये है, वृत्त की जो त्रिज्या है और वृत्त की त्रिज्या में इंक्रीमेंट जो हुआ है वो कितना हुआ है? 50% की क्या होगी? वृद्धि होगी। और मेरा प्रश्न ये होता कि ये बताओ कि इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, ये हमारे को देखना होगा। तो सबसे पहले जब हमने ये है कि वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ाई गई, तो एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान के चलो वृत्त की त्रिज्या है वो हमारे पास में 14 सेंटीमीटर रही होगी। मान के चलो भाई 14 सेंटीमीटर त्रिज्या रहेगी पहले की, वृत्ति से पहले। क्या वृत्ति से पहले जब इसकी 14 सेंटीमीटर रही है तो क्या हम इसके अंदर क्या 14 सेंटीमीटर के हिसाब से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्या? अच्छा, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? तो पाई तो एक निश्चित है, बदलेगा कौन? केवल आर बदलेगा। अच्छा, आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आर गुना आर, यानी आर तो आर कितने बार होता है? तो मैं ये काम हूं पाई तो लेता नहीं हूं और त्रिज्या के बारे में बात करता हूं या पाई के रूप में लिख लेता हूं। तो यहाँ पे जैसे क्षेत्रफल लिखूंगा मैं तो हमारे पास में क्षेत्रफल जो आएगा वो आ जाएगा पाई का तो पाई, और आर का मान कितना है? 14 गुना 14। तो 14 को 14 से गुणा किया तो 194 पाई। क्या ये आंसर आया हमारे पास में? अच्छा, उसने कंडीशन कितनी बताई है? 50% की वृद्धि। क्या बताई उसने? 50% की वृद्धि। अच्छा, 50% की वृद्धि करते हैं। अच्छा, 14 का अगर 50% निकालेंगे तो क्या 7 आएगा? 14 के 50% की वृद्धि निकालेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। तो क्या हमारे पास में 14 गुना 50 निकालेंगे, बटा 100 करेंगे तो 1 0 से 0 5 1 5 5 2 10 2 ये 7 वृद्धि हो गई क्या? तो 7% की वृद्धि होने का मतलब त्रिज्या में वृद्धि तो हमने निकाली, तो वृद्धि जोड़ेंगे तो r हमारे पास में 1 में 14 प्लस 7 यानी 21 हो गया क्या? कितना हो गया? तो 21 का क्षेत्रफल निकालो। तो जैसे ही मैं 21 का क्षेत्रफल निकालता हूं तो हमारे पास में पाई का तो पाई और r का मान 21 गुणा 21 हो जाएगा क्या? और 21 को 21 से गुणा किया तो कितना हो गया? 441। कितना हो गया? 441 पाई हो गया हमारे पास में। तो देखो वृद्धि से पहले कितना था? 196 196 पाई, और वृद्धि के बाद में कितना हो गया? क्या 196 441 अगर इनमें एक्चुअल में वृद्धि देखी जाए तो 441 में से मैं कितना 196 माइनस करूंगा? अरे ये करूंगा तो हमारे पास में माइनस करते क्या होगा? 41 तो 1 और 100 1 141 और 4 1 है तो 145 हो गया क्या? तो वृद्धि कितने की होगी हमारे पास में? 145 पाई की वृद्धि होगी। ये 145 की वृद्धि 196 के ऊपर हुई है क्या? वृद्धि यही तो हुई है। तो जब वृद्धि अपने पास में हुई तो एक्चुअल में यहाँ पे हमारे सॉरी 245 होगी। कितनी हो गई है? अरे 245 हो गई ना, 245 वृद्धि होगी। ये 245 किसके ऊपर हुई है? तो मैं निकालता हूं यहां से 245 की वृद्धि होगी 196 के ऊपर, और गुणा कितना कर देंगे? यहाँ पे परसेंटेज निकाले 100 से गुणा करेंगे। जैसे ही 100 से हमने गुणा किया तो देखो
जैसे ही 100 से गुणा किया तो इसको काटते हैं, 4 से काट लेते हैं, 4 से काटेंगे तो ये 50 बार मिलेगा और ये कितने बार मिलेगा 49 बार। क्या हुआ? अच्छा 4 से 25 बार में गया, सॉरी 4 से कितने बार में गया 25 बार में, ये कितने बार गया 49 बार, सही है। अच्छा 49 का पहाड़ा बोलेंगे तो ये कटेगा क्या, कटेगा कितने बार में कटेगा 5 बार में, कितने बार में 5 बार में, तो ये एक बार और ये कितने बार गया 5 बार। 25 को किससे गुणा करेंगे 5 से, कितने वृद्धि होगी 125% की, कितनी वृद्धि होगी 125% की वृद्धि होगी। हमने ये एक एग्जांपल लेके समझा, देखो वापस हमारे पास में वर्ता वर्त की त्रिज्या r थी, वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर और परिधि होती है 2 पाई r। तो मैंने अभी केवल बात किसकी की है क्षेत्रफल की, परिधि के बारे में बात नहीं की। यदि किसी वर्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो जाती है तो ये बताओ उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो जब 50% की वृद्धि की तो मैंने एक एग्जांपल के रूप में माना कि मानो कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी 14 सेंटीमीटर होगी, तो क्षेत्रफल निकाला मैंने तो 196 आया, लेकिन उसने बोला कि वृद्धि कितनी करनी है, तो मैंने इस 50% की वृद्धि की तो 14 का 50% निकाला तो कितना आया 7, तो 7 जोड़ा तो कितना हो गया 21 हो गया। अब 21 के अकॉर्डिंग जब मैंने क्षेत्रफल निकाला तो कितना आ गया 441, तो 441 हो गया कहां से 196 से, तो इसकी टोटल वृद्धि कितनी हो गई 245 पाई। तो ये 245 पाई पहले वाले क्षेत्रफल यानी 196 का कितना परसेंट है ये तो निकालना है, तो निकाला तो कितना है अपने पास में 125। ये तो हो गया एक बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वहां पे एग्जाम में ऐसे थोड़ा निकालेंगे, एग्जाम में तो ऐसे निकाल नहीं सकते, तो क्या करेंगे वहां पे एक फॉर्मूला यूज में लेंगे, क्या लेंगे एक फॉर्मूला यूज में लेंगे, और वो फॉर्मूला देखो क्या है, वो फॉर्मूला है हमारे पास में ये कि हमारे पास में कल हम परसेंटेज में कमी और वृद्धि निकाल रहे थे क्या, प्रतिशत में कमी और क्या निकाल रहे थे वृद्धि निकाल रहे थे। तो प्रतिशत में जब कमी और वृद्धि निकाल रहे तो सूत्र था a प्लस b प्लस ab बटावा 100। कल मैंने ये बोला था कि जब वृद्धि होगी तो प्लस में लेंगे, कमी होगी तो क्या यहाँ पे त्रिज्या दोनों r और r, तो r का मतलब यहाँ r स्क्वायर का मतलब ये वेरिएबल जो है त्रिज्या है ये दो बार आई है तो मतलब इसको दो बार लिखेंगे। त्रिज्या में वृद्धि कितनी हो रही है तो दोनों बार 50-50 देंगे, तो यहाँ पे हम मान रख देंगे 50 और 50, क्या मान रख देंगे यहाँ पे 50 और 50। तो जैसे 50 और 50 रखेंगे देखो क्या होगा, a का मान 50 प्लस b का मान 50, क्या दोनों में तो वृद्धि है तो चिन्ह प्लस क्या रहेगा प्लस, ये भी 50 और गुणा 50 बटा कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से अच्छा 50 कितना हो गया 100 प्लस 5 को 5 से गुणा किया तो 25, दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 125%। तो हमारे को ऐसे डिटेल निकालने की जरूरत नहीं है, हम इसको इस फॉर्मूले के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। बोलो बात समझ में आई क्या भाई, हमारे को प्रतिशत में कमी और वृद्धि निकालनी क्षेत्रफल और आयतन के अंदर, तो हम इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। वही a प्लस b वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे और a प्लस b वाले फॉर्मूले में क्या करेंगे, जो वृद्धि होगी उसको प्लस में लिखेंगे, कमी होगी उसको इसमें लिखेंगे माइनस में लिखेंगे। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा, इतना समझ में आया। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया है हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम समझते हैं इसको प्रश्नों के अकॉर्डिंग भाई किस तरीके से अपने को आंसर निकालने हैं, क्या करने हैं। अच्छा लेकिन इसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, कौन सा वेरिएबल कितने बार आता है ये हम क्षेत्रफल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो जैसे हमारे पास में एक पर्सन है, ये बात क्या इस पर्सन में ऐसा बोला गया किसी आयत की लंबाई कितने परसेंट बढ़ जाती है और उसकी चौड़ाई कितने परसेंट घट जाती है, तो उस आयत के क्षेत्रफल में इनमें से कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन बताना है। अच्छा पहले मेरे को ये बताओ आयत का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, ये लो लंबाई इंटू चौड़ाई। अच्छा लंबाई में वृद्धि हो रही है क्या, कितने की वृद्धि हो रही है ये 25%, प्लस में लिख दूं। अच्छा चौड़ाई में कमी हो रही है कितने परसेंट की, क्या माइनस भी दूं, ये माइनस में दिया। क्या इस प्लस और माइनस से क्या मैं a प्लस b वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं क्या, a प्लस b प्लस ab बटावा 100, जो प्लस में है उसको 25 प्लस के ये माइनस के 20 है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 25 गुणा कितना हो जाएगा 20 बटा कितना हो गया 100 हो गया। अच्छा 25 में से 20 गया तो कितना बच गया 5 माइनस 0 से 0, अच्छा 2 एकम 2 और ये कितना हो गया 5, 5 एकम 5 कम 25, तो ये भी कितना गया 5 बराबर क्या हो गया 0। क्या यहाँ पे कुछ आया क्या, नहीं
तो यहाँ पे क्या आया अपरिवर्तित। भाई जब हमारे पास में अंतरा क्या आ गया 0, तो ये क्या हो गया अपरिवर्तित। यानी किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ाया जाए और उसकी चौड़ाई को कितना कम किया जाए 20%, तो आयत के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आयत के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या इतना समझ में आया? पहले प्रश्न नंबर 29 का आंसर लिखो, 30 नंबर का मेरे को आंसर निकाल के बताओ जल्दी से। चलिए अपनी बुक है ना? हाँ अपनी बुक है। बट ऐसा बताओ कितना है इसका आंसर? 1%। कितना? 1%। अच्छा कमी या वृद्धि? कमी। 1% उसका क्षेत्रफल बदल जाएगा। कैसे? देखो दोनों ही कंडीशन में क्या एक में 10% की तो कमी दी है, एक में 10% की क्या दी है वृद्धि। तो वृद्धि वाले को तो प्लस में लिखेंगे, कमी वाले को तो ये 10 थोड़ा 10 हो जाएगा क्या माइनस का बटावा 100। तो यहाँ पे 10 से तो 10 कट गया और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 को 1 से हो गया माइनस का 1%। 1 माइनस परसेंट का मतलब 1% की क्या होगी इसमें कमी होगी। ये अपना आंसर हो जाएगा। 1% की क्या होगी यहाँ पे कमी होगी। आगे चले ठीक है बिल्कुल सिंपल सा ये देखो क्वेश्चन नंबर 31 31 का आंसर देखो। 31 का आंसर देखो यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आयत की प्रत्येक भुजा को कितना बढ़ाएंगे यानी लंबाई भी 20% और चौड़ाई भी तो क्या 20-20 के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो जैसे निकालेंगे तो हमारे पास में फॉर्मूला तो वही रहेगा a + b + ab बटे हुए 100। अच्छा दोनों में वृद्धि हो रही है क्या वृद्धि हो रही तो दोनों जगह क्या लिखेंगे 20 और 20 और ये क्या हो जाएगा 20 × 20 बटावा क्या हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो। अच्छा 20 कितना हो गया 40। अच्छा आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे 2 दूनी 4 कितना हो गया 44%। क्या हो गया 44%। ये लो साहब 44%। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्या बिल्कुल सिंपल सा है। इस तरीके से आंसर निकालेंगे। प्रश्न नंबर 32 समझेंगे इंपॉर्टेंट है। 31 का आंसर लिखो जल्दी से। आप 32 से पहले एक बार प्रश्न नंबर 33 का आंसर बता दो मेरे को।
अच्छी। अगर एक वर्ग की भुजा को कितना बढ़ाया गया है 25% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अच्छा वर्ग आ गया आपकी बात, क्या वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं क्या? वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है ये जो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। यानी ए कितने बार दो बार। अच्छा प्रत्येक को कितने बढ़ाया गया है 25%, तो इसमें भी 25% की वृद्धि होगी और इस वाले में भी क्या हो जाएगी 25% की वृद्धि हो जाएगी। ये 25% की वृद्धि और इसमें भी 25% की वृद्धि। तो क्या लिखेंगे 25 प्लस 25 प्लस 25 गुणा 25 और बटा कितना हो जाएगा 100। ये एक बार ये चार बार, 4 एकम 4, ये 6.25, 25 और 25 50, 50 और 6 कितना हो गया 56.25% की क्या हो जाएगी वृद्धि। सिंपल सा बिल्कुल। अच्छा अब चलते देखो अपने पास में एक है लंबवर्तीय वृत्ताकार बेलन। पहले बेलन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहले बेलन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो एक लंबवर्तीय वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई दोनों में 20% की क्या होती है वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की क्या होगी वृद्धि। क्या लंबवर्तीय बेलन इस प्रकार से होता है? अरे लंबवर्तीय बेलन ऐसा होगा। अच्छा इस बेलन की त्रिज्या क्या है r और ऊंचाई क्या होती है h। r और h दोनों में वृद्धि कितने परसेंट की है 20%। दोनों में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है 20% की। अच्छा इसमें किसमें परिवर्तन पूछा है आयतन में। तो हमारे को बेलन के आयतन का सूत्र आना चाहिए। देखो बेलन का आयतन, क्या बेलन के आयतन का सूत्र, बेलन का आयतन अगर इसका सूत्र की बात करेंगे तो इसका सूत्र होता क्या है पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा पाई तो यहाँ पे कांस्टेंट है। अरे पाई तो यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, पाई का तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या यहाँ पे आर और एच का मतलब है क्या? तो यहाँ देखो आर कितने बार है 2 बार, एच कितने बार है 1 बार और प्रत्येक में कितने कितने की वृद्धि है। तो हमारे पास में फॉर्मूले में तो केवल a प्लस b प्लस ab बटावा 100 ये दो ही होते हैं क्या? हमारे तो यहाँ पे कितने आ गए 3 आ गए। तो जैसे 3 आ गए तो एक काम करते हैं पहले हम 2 बार लगा लेते हैं। तो त्रिज्या त्रिज्या में लगाया तो 20% है तो क्या 20 प्लस 20 गुणा 20 और बटा कितना हो गया 100। 2 जीरो से तो 20 और 20 का काटा तो क्या 44 हो गया ना टोटल अपने पास में। तो ये 44% आ गया। अब ये 44% त्रिज्या का आ गया तो इसके साथ में आप ऊंचाई ले लो। तो ऊंचाई में कितनी वृद्धि है तो वापस एक बार लगो तो हमारे पास में 44 तो आ गया। 44 प्लस 20 प्लस 44 गुणा 20 और बटा कितना लेगा 100। अच्छा 1 जीरो से एक बार ये कितना हो गया 5 बार, 5 का भाग दे देंगे 44 के अंदर तो 8.8 आएगा। क्या कितना आएगा 8.8। अच्छा 44 से 20 कितने हो गए 64। अच्छा 64 में कितना जोड़ेंगे 8.8। जैसे जोड़ेंगे कितना आएगा 72.8। इसमें कितनी वृद्धि हो गई 72.8% की वृद्धि हो गई। आया समझ में भाई। वेरिएबल जब 3 बार आ गया तो आयतन में तो वेरिएबल 3 बार आएगा चाहे आयतन किसी का भी हो। तो हम क्या करेंगे पहले 2 में लगा के अब जो उत्तर आएगा उसको तीसरे के साथ में वापस लगाएंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। लिखो 32 नंबर का पूरा आंसर। और मूल्य आपको याद होनी चाहिए।
लिख लिया आंसर? लिख लिया? चले आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 28। किसी आयत की लंबाई कितनी बढ़ाई गई है और उसकी चौड़ाई को कितनी घटाई गई है ताकि उसके क्षेत्रफल में उतना रहे p किसके बराबर हो, यानी कुल मिला के उसका क्षेत्रफल उतने रहे, यानी अपने पास में क्या परिवर्तन जीरो आना चाहिए। परिवर्तन क्या आना चाहिए? जीरो। देखो एक बात, क्या हमारे पास में a प्लस b प्लस ab बटा 100 ये होता है, और इस पर्सन के हिसाब से परिवर्तन कितना चाहिए हमारे को? जीरो चाहिए। अच्छा, पहला केस ने 50% बताया क्या? दूसरे में वो तो कमी है या बढ़ी है भाई? p% क्या दिया गया? तो माइनस का p लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ माइनस का 50 गुना p करूं और बटा कितना हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा? 0 से 0, 5 एकम 5 तो 5 दूनी 10। अच्छा, ये 50 है क्या? अच्छा, ये 50 प्लस के है, उधर जाते किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो ये माइनस का p और माइनस का p बटा 2 तो इधर बच गया, और ये माइनस का कितना हो गया यहाँ पे? 50 हो गया। क्या इसके नीचे 1 लिखकर मैं एलसीएम ले सकता हूँ? लेते हैं। नीचे लिया एलसीएम 2, तो ये तो हो गया माइनस का 2p और ये क्या हो गया? p बराबर कितना हो गया यहाँ पे? माइनस के 50। अच्छा, इस 50 से ये 2 क्या गुणा हो जाएंगे क्या? माइनस के 2p माइनस का p क्या? माइनस के 3p हो गए, बराबर 50 दूनी 100 तो माइनस के कितने हो गए? 100 हो गया क्या? क्या p का जब मान निकालेंगे तो माइनस 100 में किसका भाग देना पड़ेगा? माइनस 3 से माइनस 100 में 3 का भाग दिया, तो आप सभी जानते हो आंसर कितना आता है? 33 से 1/3%। यानी आपको उसमें कमी कितनी करनी पड़ेगी? 33 से 1/3%। क्या उसी से आंसर निकाल सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। लिखो आंसर फटाफट, 28 का आंसर। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना साथ के साथ में। ओके सर। तो बुक के क्वेश्चन नंबर लगाते जाना, पर्सनल वीडियो जरूर है अपने पास में, और लिखते जाओ। पूरे क्वेश्चन सोल्व करेंगे बने के, ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन छोड़ के जाएंगे बीच में। आपके हाथों से पूरे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपको कोई क्वेश्चन छोड़ के चलेंगे, वैसा नहीं करेंगे। अब पूरी वीडियो रखेंगे अपने पास में। चले आगे, लिख लिया? देखो सारे क्वेश्चन हो गए स्लाइड के। देखो क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, वर्त की त्रिज्या कितनी बढ़ाई गई है? 100% बढ़ाई जाती है। अच्छा, तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होती है? क्या वर्त की त्रिज्या को 100% बढ़ाया गया तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होती है? तो वही है, क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई आर स्क्वायर में आर 2 बार आता है क्या? तो हम 100 को 2 बार लेंगे, 100 प्लस 100 प्लस 100 गुणा 100, 100 गुणा बटा कितना हो जाएगा? 100। 100 से 100 बढ़ गया, 100 100 और 100 कितने हो गए? 300। यानी क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो गई?
300% की वृद्धि होगी। क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी हमारे पास में? 300% की वृद्धि होगी। बोलो बात समझ में आई? भाई हमारा 300% कैसे आया? अच्छा अगला प्रश्न देखो, यदि किसी आयत की चौड़ाई में कितनी कमी कर दी जाए और उसकी लंबाई को कितना बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? निकाल के बताओ, आंसर निकाल के बताओ क्या है? 35 को हाँ 35 का। चौतीस को लिखने की तो क्या जरूरत है, निकाल लोगे, घर पे प्रैक्टिस भी कर लेना। 35 का आंसर बताओ और लिख लिया होगा, 2 लाइन का है। 12% क्या होगा? 12% परिवर्तन होगा। सही है 12%। भाई हमारे पास में कमी कितने की हो रही है? 20% की, ये माइनस का 20, फिर वृद्धि कितने की हो रही है? 10 की, ये 10, फिर प्लस माइनस माइनस 20 गुणा 10 और बटा कितना हो जाएगा? 100, 2 जीरो से 2 जीरो। अच्छा माइनस का 20 प्लस का 10 और माइनस का 2, माइनस का 20 और माइनस का 2 कितने हो गए? माइनस के 22। इसमें से क्या जाएगा? प्लस का 10, तो क्या बच गया? माइनस के 12। तो 12% की क्या होगी? इसमें कमी होगी। 12% की क्या होगी? कमी होगी। क्या ये भी इसी प्रकार का 1% होगा? किसी आयत की चौड़ाई में 20% घटा दी जाए तो अपने पास लंबाई 10% बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? सेम पर्सन है ये, अरे सेम रिपीट हो रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आया हमारे पास में कितना? 12%। अगला जो टॉपिक ले वहां से मतलब आगे आए, वहां से लिखना है यहां से। सर हां आयत वाला वाला क्या? उत्तर आयत वाला कैसे नहीं आया? इनमें से कोई नहीं होगा। किसमें? हां इनमें से कोई नहीं होगा, ये हो सकता है। क्या पूछा है इसमें? यदि किसी आयत की चौड़ाई 20% घटा दी जाए और लंबाई 10% बढ़ा दी जाए तो पहले की तुलना में नए आयतन के क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं देगा। नहीं सर ऑप्शन में ये दे रखा है। किसमें? इसमें 36% में 36 नंबर में तो 12% कैसे देगा? 20% घटा दिया, 10% बढ़ा दिया, तो 20% घटा दिया, 10% बढ़ा दिया। हां बिल्कुल ऑप्शन में गलत हो सकता ना? हां ऑप्शन में गलत ये है आंसर आएगा माइनस के बाद। सेम ही तो पर्सन है। सेम परिवर्तन। में नहीं दे रखा है। हाँ तो वो तो कोई ना वो टाइपिंग में होगी लेकिन इसका 12% की कमी तो इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा। ये आंसर देगा इसका। हां सर ठीक है चलो आगे चलते हैं। क्या ये पर्सन हम कर चुके हैं क्या पहले? क्या 50% वाला मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में पूरे एग्जांपल के साथ में? क्या 50% की वृद्धि होती है? 50 प्लस 50 और प्लस 50 गुना 50 तो 125 इसका आंसर आएगा। ये बिल्कुल सिंपल सा है। इस वाले पर्सन को देखो, पर्सन नंबर 38। एक आयत की भुजाओं की बात करते समय उसकी लंबाई को 5% अधिक ले लिया गया और चौड़ाई को 4% कम, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की गलती हुई है? क्या आपको अब की बार यहाँ पे परसेंटेज में दिया गया है क्या? और दिया गया परसेंटेज में दिया गया है, लेकिन ये आपको पिक्सल यानी बिल के रूप में है। किसके रूप में? अच्छा एक बात और, जब मापा गया तो 5% अधिक है क्या? और 4% क्या है? तो 5 तो लेंगे प्लस में और 4 किस में लेंगे? और प्लस माइनस माइनस और 5 गुणा 4 बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 4 एकम 25 चौके 100, 5 एकम है और बचा में 5 में से 4 का कितना बच गया? 1 माइनस इधर क्या बच गया? 1/5। क्या इसके नीचे 1 लिख के एलसीएम लिख सकते हैं क्या? लिखेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 5। 5 में 1 का भाग दिया तो 5 बार, 5 को 1 से गुणा किया तो 5 माइनस 5 में 5 का दिया तो 1, 1 को 1 से गुणा किया तो 5 में से 1 गया तो 4, 4 से ऑप्शन ए।
लिख लिया? हाँ सर। क्वेश्चन मान लीजिए ना, बुक दे दूंगा, केवल क्वेश्चन के नंबर लिखने हैं, पूरे क्वेश्चन लिख दीजिए। केवल क्वेश्चन जैसे 39 38 उतारो तो केवल 38 लिख के आंसर लिखना, बुक में पढ़ लीजिए। ठीक है, इतना लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चले आगे देखो, एक 39 है यहाँ पे, तो इसमें केवल मेरे को आपको फॉर्मूला बताना है। क्या दिया है यहाँ पे? घन की प्रत्येक भुजा कितना वृद्धि होगी? 50% की। तो घन का क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का आयतन नहीं पूछा है, क्या पूछा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है घन का? कोई बताएगा मेरे को घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला? 6 भुजा स्क्वायर। क्या होता है? 6 भुजा स्क्वायर। क्योंकि घन के 6 फलक होते हैं। अच्छा, एक फलक हमेशा वृत्त की तरह होता है, वृत्त का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो जब 6 फलक होते हैं तो गुणा किससे करते हैं? 6 से। तो यहाँ पे 6 तो हमेशा फिक्स रहेगा। वेरिएबल क्या है यहाँ पे? a। तो a कितने बार आएगा यहाँ पे? 2 बार। तो प्रत्येक भुजा कितने परसेंट है? और आपको रट लिया होगा 50%, 2 बार और दोनों बार बढ़ गई तो 125 उत्तर आता है। कितना उत्तर आता है? 125 उत्तर आता है भाई। 50 मतलब 50 प्लस 50 गुना 50 बटे 100, तो आंसर कितना जाएगा? 125 आ जाएगा। अगर इसका आयतन पूछता तो आंसर क्या होता? अगर इसके आयतन में वृद्धि पूछता तो क्या होता? तो आयतन क्या होता है घन का? a क्यूब। क्या होता है? a क्यूब। अच्छा, a कितनी बार है यहाँ पे? 3 बार है। a कितनी बार है यहाँ पे? 3 बार। तो क्या हम 3 बार लेते तो क्या 2 बार तो पहले एक बार निकालते? तो जब 2 बार निकालते तो प्रत्येक बार कितने परसेंट है? 50% है। क्या जब प्रत्येक बार 50% है तो 50 और 50 का तो हमने निकाल लिया, कितना होता है? तो अगली बार 125 और किसके साथ में निकाल दे? 50 के साथ। तो 125 के तो 125 प्लस 50 के 50 प्लस 125 गुना 50 और बटे कितना हो जाता है? 100 हो जाता है। क्या ये 100? ये एक बार, ये कितने बार हो गए? 2 बार। अच्छा, इसको काट लें। इसको काटेंगे तो क्या होगा? ये से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में? 5 दूनी 10 या 6 62.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 62 पॉइंट ये 5। तो इनको जोड़ते हैं 175 में कितना जोड़ेंगे? 62.5। जैसे ही वृद्धि करेंगे यहाँ पे तो 0.5 का तो 0.5, 5 और 2 कितना हो गया? 7। ये 6 और 7 कितने हो गए? 13 और ये 1 कितना? 2। 237.5% की क्या हो जाती है उसमें? वृद्धि। किसमें? आयतन में। किसमें होती है? आयतन। भाई आयतन में 3 बार लेते हैं तो भुजा क्यों? भुजा को 3 बार लेते हैं। 2 बार का 125 और तीसरी बार जो 50 है उसको वापस साथ में लिया तो कितना गया? 237.5% की क्या हो जाती? वृद्धि। तो हमारा प्रश्न इसमें केवल क्या था? क्षेत्रफल का। आयतन का बहुत कम पूछेगा, हमारे को मैक्सिमम किसका पूछता है? क्षेत्रफल का आंसर हमारे को पूछेगा। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो तो 23 नंबर लेंगे। 23 नंबर कौन सा रह गया? 23 नंबर से तो शुरू ही नहीं किया आज हमने। 28 से तो शुरुआत की हमने। 23 तो पूछ लेना। 39 तो हो गया ना? 40। अब देखो नया टॉपिक, नया पॉइंट यहां से स्टार्ट होता है हमारे पास। ठीक है, यहां से समझो पहले इसका बेसिक, उसके बाद आई वे पे आधारित प्रश्न। अभी हमने जो पढ़ा था वो क्या था? क्षेत्रफल और आयतन में प्रतिशत या कमी में वृद्धि। कल पढ़ा था प्रतिशत में कमी और वृद्धि। आज क्षेत्रफल और आयतन में कमी और वृद्धि। अब है हमारा आई वे पे आधारित प्रश्न। अब आई वे का मतलब समझ लेना क्या होता है। आई और वे, आई का मतलब इनकम होता है। क्या आई का मतलब क्या होता है? इनकम, यानी आपके पास में कितने रुपए आ रहे हैं। वे का मतलब क्या होता है? खर्च। एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हो, खर्चा आप बोलते हो, आपके पास में खर्च हो जाता है। मान के चलो कि हम आरएस को ले लेते हैं और आरएस की पर मंथ की सैलरी जो है, आरएस की पर मंथ की सैलरी जो है वो है 20,000 रुपए। कितनी सैलरी है? 20,000 मान लो, मैंने 2 लाख लिख दिए। ये पूरे साल भर की इनकम मान लेते हैं इसकी। क्या इसके साल भर की इनकम है, इस इनकम में अगले साल कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है? 10%। ये भाई साहब क्या करते हैं कि जो इसकी साल भर की इनकम आती है उसका 25% अपने जीवन के ऊपर खर्च कर देते हैं। लेकिन जैसे दूसरे साल इसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो इसके खर्च में भी वृद्धि हो जाती है।
और खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि जाती है? 10% की। तो इसकी पूरी आय के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इस प्रकार के प्रश्न बड़े से पूछेगा। कभी कमी होगी आय में, कभी वृद्धि होगी। तो हमारे को आय में वृद्धि होगी तो उसमें जोड़ के लिखना पड़ेगा, और कमी होगी तो उसमें से घटा के अपने को लिखना पड़ेगा। अगर खर्चे में कमी और वृद्धि करेगा तो हम खर्चे को भी साथ में लेके चलेंगे। केवल आपको यहाँ पर दो बातें आनी चाहिए। एक तो आना चाहिए आपको प्रतिशत निकालना। क्या निकालना आना चाहिए? क्या हम किसी भी संख्या का परसेंटेज निकाल सकते हैं क्या? अगर मैं आपको बोलता है 2000 का 30% बताओ, तो 2000 का 30% निकालेंगे। 2000 को 30 से गुणा करके किसका भाग देते हैं? 100 का। क्या प्रतिशत ऐसे निकालोगे तो कितना देगा? 3 दूनी 6, 600 रुपए। कितना देगा? 600 रुपए। तो प्रतिशत निकालना पड़ेगा, आना चाहिए। या फिर प्रतिशत दे रखा है तो हमारे को संख्या निकालना आना चाहिए। जैसे मैं बोलूं किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% 15 है, तो वह संख्या होगी, वह संख्या होगी। यानी किसी संख्या का 20% हमारे को दिया है, 20% कितना किसके बराबर है? 15 के बराबर। संख्या निकालनी है तो ये 15 है जो किसके बराबर है? 20 पे। तो ये 15 जो है वो किसके बराबर? तो 15 बटा 20 करेंगे क्या? अच्छा, गुणा अपने आप में कोई भी संख्या कितनी होती है? कल बताई थी भाई, एक या एक का मतलब 100% अपने पास में होती है। तो जैसे ही काटेंगे 5 बार गया तो 15 को 5 से गुणा किया कितना होगा? 75। यानी वो संख्या कितनी थी? 75। कितनी थी? 75। देखो दोनों में फर्क। यहाँ पे संख्या दे रखी थी, प्रतिशत दिया था, और उस प्रतिशत का मान पूछा था, तो मैंने संख्या को प्रतिशत से गुणा करके किसका भाग दे दिया? 100 का भाग दे दिया। यहाँ पर हमारे को प्रतिशत दे रखा है और जो प्रतिशत दिए उसका मान दिया है, और हमारे को कुल संख्या पूछा है। अगर इसके अकॉर्डिंग आंसर निकालने की कोशिश करता तो कहने का मतलब मेरे को पहले वाली संख्या पूछ रहा है क्या? अरे कौन सी संख्या पूछ रहा है मेरे को? पहले वाली संख्या पूछ रहा है क्या? अब पहले वाली संख्या जब ये पूछ रहा है तो पहले वाली संख्या का आंसर निकालो, तो इसको अक्ष मानूंगा पहले वाली को। भाई मेरे से अक्ष संख्या है, अक्ष संख्या का कितना निकाला मैंने? 20% निकाला, तो अक्ष गुणा 20 बटा कितना हो गया? 100 हो गया। बराबर उसका उत्तर कितना आ रहा है? 15 रुपए तो आ रहा है। तो क्या ये 15 इस किससे गुणा होगा? और 20 का क्या लगेगा? क्योंकि गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है? भाग में। तो जब अक्ष का मान निकालता तो यहाँ पे 15 तो गुणा होता किससे? 100 से, और भाग किसका देना पड़ता? 20 का। तो क्या सेम कंडीशन बन गई क्या वापस? क्या सेम कंडीशन बन गई वापस? तो यहाँ पर देखो 20 से कम 20 और 20 में 100, 15 को 5 से गुणा किया तो उत्तर कितना आ गया? 75। तो बात यही है, लेकिन वो अक्सर न मानकर हम शॉर्टकट में निकालते तो सबसे बढ़िया है। भाई जो संख्या का जिस प्रतिशत का मान दिया है, संख्या ऊपर लिखे और प्रतिशत का मान नीचे लिखो और किससे गुणा कर दो? 100 से। अगर किसी को ये बैठे तो अच्छी बात है, और कोई ये बोले कि नहीं मैं तो अक्ष मान के निकालूंगा, तो संख्या को अक्ष मान लेना, अक्ष का परसेंटेज आपको दिया हुआ है बटा 100 करके उसके बराबर जो उत्तर दे रखा वो लिख देना, तो भी आंसर दोनों कंडीशन में क्या आएगा? सेम आएगा। तो हम प्रतिशत भी निकाल सकते हैं और प्रतिशत का मान भी निकाल सकते हैं। दोनों कंडीशन अपने पास में हो गई। प्रतिशत का मान निकालने के लिए दी गई संख्या को परसेंट से गुणा करके और किसका भाग देते हैं? 100 का भाग देते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आई? तो चले ठीक है। देखो पहला प्रश्न, किसी आदमी को वर्ष 2007 में 88,000 रुपए वार्षिक वेतन के रूप में प्राप्त हुई। 2007 की बात है, और 2007 में उस व्यक्ति को वेतन के रूप में कितने रुपए प्राप्त होते हैं? प्राप्त हुए, जो उसके वर्ष 2006 के वार्षिक वेतन से कितना अधिक था? तो वर्ष 2006 में उसका वार्षिक वेतन कितना था ये बताना है। देखो 2007 का मान आपको दे दिया, 2007 का मान दिया वो कितने हजार है? 88,000 आपको दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आपको पूछा कब का है? 2006 का। भाई 2006 में कितना उसका वेतन था, लेकिन 2007 में जो वेतन मिला है 2000 तुलना की में कितना परसेंट अधिक है? 10% उसको अधिक मिला है। यानी 2006 में वेतन जो मिला होगा क्या अपने आप में 100% था क्या? कितने परसेंट था? क्या 2007 में इसके वेतन में वृद्धि हुई है? कितने की वृद्धि हुई है? तो यानी 2007 का वेतन किसके बराबर हो गया? भाई वृद्धि हुई है तो 100 में जोड़ेंगे और कमी हुई है तो 100 में से घटाएंगे। तो 110% किसके बराबर है? 88,000 के बराबर है। तो 110 88,000 के बराबर है, तो हमारे को तो मान किसका चाहिए?
तो ये 88,000 किसके बराबर हो गया? तो क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि 88,000 बटावा 110, क्योंकि 110 के बराबर है, और गुणा कितना कर दूंगा मैं यहाँ पे? तो 0 से 0, 11 एकम 11, 11 88, तो 800 हो गए। 800 को 100 से गुणा करेंगे तो 80,000 हो गए। कितने हो गए? 80,000। यानी उसका 2006 में जो वेतन था वो कितना था? 80,000 रुपए का। कितने का था? 80,000। क्या हम आय में वेतन में कमी और वृद्धि इस प्रकार से निकाल सकते हैं? ठीक है, पहला प्रश्न 40 से 40 नंबर का उत्तर लिखिए। प्रश्न तो क्या लिखो? तो लिखो, प्रश्न तो लिखा हुआ है किताब में। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है पूरी परसेंटेज का, आय व्यय पे आधारित परसेंट। लिख लिया आंसर? हाँ सर। क्या पहला प्रश्न समझ में आया? इसके सारे के सारे प्रश्न अलग अलग प्रकार से होंगे। तो जैसे ही जो हमने प्रश्न निकाला पहला, किसी आदमी को वर्ष 2007 में 88,000 रुपए प्राप्त हुए, तो 2006 की तुलना में 10% ज्यादा थे, तो 2006 का वेतन बताओ। तो इस प्रकार से आप कमी और वृद्धि कर सकते हो। अगर वो बंदा 2008 का वेतन पूछता और 10% की वृद्धि बताता, तो हमारे पास में ये 88,000 रुपए मान के चलो 100 के बराबर होते, तो हम 110 निकालते, क्योंकि जो प्रेजेंट में जो दे रखा है वो कितना मानते हैं? 100 मानते हैं। तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड अपना हो जाएगा। क्या हम आगे चलें? देखो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 41, 41 नंबर को। श्री गिरधर घरेलू चीजों पर अपनी मासिक आय का 50% क्या करता है? खर्च करता है। और शेष राशि, तो क्या अपने पास में श्री गिरधर था, उसके पास में इनकम जो थी वो 100% थी क्या? 100% में से घरेलू खर्च के लिए वो कितना कर देता है? घरेलू खर्च कर दिया कितना? 50%। जब 100 में से 50% खर्च कर दिया, तो बताओ उसके पास में शेष कितना बचा? 50%। क्या बोलो, अगला बंदा यही बात बोल रहा है क्या? ये मैंने लिख दिया। आगे देखो, शेष में से 50% परिवहन के ऊपर, ये शेष 50 बचा था, और शेष जो 50 बचा, इसमें से 50% किसके ऊपर कर रहा है? परिवहन के ऊपर। अच्छा, परिवहन के ऊपर 50% खर्च कर रहा है। कितना कर रहा है? तो क्या 50% 50 का कर रहा है? 50% किसका कर रहा है? तो 50 का 50% निकाल के यहाँ पे रख सकता हूँ क्या मैं? अच्छा, 50 का 50% कैसे निकालेंगे? 50 गुना 50 बटे 100, 30% भाई ये तो करेंगे भाई। 50 से क्या है, और 50 तो किससे गुणा करेंगे? 50 से, और बटा क्या करेंगे? 100। 2 जीरो से 2 जीरो तो कितना आ गया? 25%। यानी कुल मिला के वो परिवहन के ऊपर कितना खर्चा करता है? ये लो साहब, 25% खर्चा करता है। आगे प्रश्न को और पढ़ते हैं। 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर। कितना करता है? 25% मनोरंजन के ऊपर खर्च करता है। तो ये दूसरा लिख देता हूं मैं यहाँ पे, क्या? मनोरंजन। क्या लिख देते हैं? मनोरंजन। अच्छा, मनोरंजन के ऊपर कितना कर रहा है? 25%। तो 25% निकालू वहां से, तो 50 का जब 25% निकालूंगा बटा 100, ऐसे लिखूंगा क्या? 0 से 0, 5 दूनी 10 और 50 25, 5 को 5 से गुणा किया 25, और 25 में किसका भाग देंगे? 2 का। तो उम्मीद है 12.5 आएंगे, यानी 12.5%। ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे। इसने खर्चा कितना कर दिया? 12.5%। आगे प्रश्न को और पढ़ते हैं।
10% खेल कूद पर खर्च करता है। 10% कहां पे खर्च करता है? खेल कूद के ऊपर खर्च करता है। 10% कहां पे खर्च करता है? खेल कूद। ये लिख देता हूं, ये खेल कूद, और खेल कूद के ऊपर कितना कर रहा है? 10%। कितना करता है? 10%। तो 10% किसका निकालेंगे? 50। तो क्या हुआ? 50 गुना 10 और बटा कितना हो जाएगा? 100। 2 जीरो से कितना आ गया? 5%। ये लोग मैं यहां लिख देता हूं, ये कितना आ गया? 5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? कैसे नहीं रहा? ये कितना हो गया? 5%। क्या पूछा इसने? तथा 900 रुपए की बचत करता है। ये कितने रुपए बचाता है? ये लो बचत लिख देता हूं। इसके पास में बचत कितनी होगी? 900 रुपए की बचत होगी। तो श्रीधर की मासिक आय क्या है, यानी इसके महीने की इनकम कितनी होती है, ये आपको बताना है। 900 रुपए से बचे। क्या मैंने जो सारे के सारे प्रतिशत लिखे हैं, क्या ये सारे का सारा खर्चा है? ये खर्चा कितने में से है? क्या इस सारे खर्चे को जोड़ करके अगर मैं 100 में से घटा दूं तो मेरे पास में बचत बचेगी क्या? भाई सारे के सारे खर्चे में से मैं अगर 100 में से घटा दूं तो क्या बचत ही तो बचेगी। तो जोड़ते हैं। 50 और 25 कितना हो गया? 75। 75 और 12.5 87.5। 87.5 में कितना जोड़ेंगे? 5। कितना देगा? 92.5। कितना देगा? 92.5। तो उसका खर्च जो हो गया वो कितना हो गया? क्या 92.5 जैसे ही घटाएंगे तो किसके बराबर बचेगा? यानी उसकी बचत कितनी होगी? क्या ये 900 जो है 7.5 के बराबर हो गया है? क्या ये 900 किसके बराबर हो गया? तो लिख देता हूं मैं, 900 रुपए की राशि बराबर है 7.5 की। हमारी वो कितनी निकाली है? पॉइंट हटा के यहाँ पे क्या लग जाएगी? 0। अच्छा यहाँ 25 से काटे, 25 दिया 75 और 25 चौके 100, 40 बार गया। 3 एकम 3 तरीके 9, कितना हो गया? 300। 4 दिया 12, 12 का कितने जीरो लगाएंगे? 3 जीरो। कितना आ गया? यानी श्रीधर की मासिक आय कितनी थी? 12,000 रुपए की। कितनी थी? एक बार वापस समझो कैसे निकाला है। हमने क्या किया कि श्रीधर की मासिक आय कितने मानी? 100% में से वो घरेलू खर्चा कितना कर दिया? अच्छा फिर शेष राशि कितनी बच गई? तो शेष में से वो खर्चा कितना करता है? किसके ऊपर? परिवहन में 50% का खर्चा करता है। तो परिवहन 50%, तो 50 का 50 मैंने निकाला तो कितना है यहाँ पे? 25। तो ये 25% खर्च कर दिया। मनोरंजन पे कितना खर्चा करता है? तो मैंने 50 का 25 निकाला तो उत्तर कितना आया? तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? 12.5। फिर खेल कूद में कितना परसेंट करता है वो? 10%। तो मैंने 50 का कितना निकाला? 10%। कितना आया? 5। ये 5 किसके ऊपर हो गया? खेल कूद। ये सारे खर्चे हो गए। खर्चे करने के बाद उसके बाद से बचत कितनी की होती है? 900 रुपए की। कितने की होती है? तो ये खर्चा जोड़ करके मैं 100 में से घटाऊंगा तो मेरे पास में बचत आएगी क्या? तो ये 50, 25, 12.5 और 5 इन सबको जोड़ा। जोड़ने के बाद में कितना आ गया? 92.5। ये 92.5 किसके बराबर? फिर घटाया तो कितना बच गया? 7.5। 7.5 क्या है? बचत। तो मैंने बोला था जिस संख्या का प्रतिशत दे रखा हूं वो नीचे रख दो। तो ये 900 का 7.5 है। तो मैंने क्या लिख दिया? 900 घटावा 7.5। कोई संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100%। 100 से गुणा कर दिया। पॉइंट हटा के यहाँ पे क्या लगा दिया? 0 लगा दिया। जोड़ गुणा बाकी बात किया तो क्या आ गया आंसर? 12,000 आंसर आ गया। अब लिखो इसका आंसर। समझ में नहीं आया कोई ना वापस बताएंगे आंसर तो लिख लेते। जल्दी आया कर
सर होने का तो ब्राह्मण जब बोल रहे हैं उसी दिन मानेंगे तुम ही बताओ लिख लिया। तो ये तो हमारे पास में खर्चे पे आधारित प्रश्न भाई, हम आय व्यय में अगर खर्चा वगैरह दे रखा हो तो कैसे निकालेंगे। तो इनकम और सोर्स हुआ, तो हमारे को टोटल महीने की इनकम पूछ ली इसने, और क्या हुआ सारा का सारा खर्चा इसने बता दिया। तो बिल्कुल सिंपल सा है। चले आगे। हां सर देखो तो अगला प्रश्न लिख लिया ना सभी ने। ठीक है, इनकम कितने 12,000, ऑप्शन ई इसका अपना आंसर था। क्वेश्चन नंबर देखो 42। अक्षमा 3,888 रुपए जो उसकी मासिक आय का कितना है 18% है, म्यूचुअल फंड में निवेश करती है, तो उसकी वार्षिक आय कितनी है। देखो 3,888 रुपए उसकी मासिक आय यानी महीने की आय का है, और महीने की आय का कितना परसेंट है, तो क्या 3,888 18% के बराबर हो गया क्या। क्या यहां से 100 से गुणा करूंगा मैं तो क्या अक्षमा की मासिक आय आ जाएगी क्या। हमारे को मासिक आय कब की बतानी है, तो जो उत्तर आएगा उसको किससे गुणा करना पड़ेगा 12 से। किससे करना पड़ेगा 12 से। तो यहाँ पर हमारे पास में 3,888 रुपए जो है ये 18% के बराबर है, गुणा हम कितना करेंगे यहाँ पे 100। अच्छा 2 से काटेंगे तो ये तो 9 बार गया, और ये कितने बार गया 50 बार गया। 8 8 8 और 3 27 तो 9 से कट देगा पक्का। 9 से काटते 9 चौके 36, 2 बच गए, 9 क्या 27, 9 दूनी 18, 432 बार। 432 का बाड़ा 5 बार बोले थे, 5 के 20 और 3 बजे 15, 5 दूनी 10, क्या 2160 हो गए क्या। अरे कितने हो गए 2160, और 1 जीरो पहले थी ये रहा 21,700 रुपए की मासिक आय थी क्या। मासिक आय थी, इसको गुणा किससे करेंगे 12 से। 0 0 बार 5 60 8 6 72 के 2 हाथ से कितने बच गए हमारे पास में 7 बच गए, 12 और 7 19 के 9 हाथ से कितने बच गए 1 12 दूना 24 रे कितना हो गया 25। ये हो गया हमारे पास में 2,59,200 रुपए, ऑप्शन ए आंसर। लिख लिए। बिल्कुल सिंपल सा है कि अपने को क्या है उसकी मासिक आय का कुछ परसेंटेज दिया था, उस परसेंटेज के हिसाब से हमने पूरी मासिक आय निकाली, मासिक आय को 12 से गुणा कर दिया, उसकी वार्षिक आय है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 43 पढ़ो। प्रश्न नंबर 43 देखो, अरे मिटाओ इसको। देखो ए की आमदनी का 35% बी की आमदनी के 25% के बराबर है। दोनों की आमदनियों का क्या बताना है। क्या ए की आमदनी का 35% तो ए गुणा 35 बटावा 100, क्या इस ए की पूरी आमदनी होगी क्या
बराबर है बी की कितनी 25%, बी गुणा 25/100 ये हो गई क्या? क्या बराबर वाली संख्या बराबर वाली से कटती है तो हमारे पास में 100 से 100 कट गए क्या? अच्छा यहाँ 35 है, 25 है, 5 से काट लेते हैं, 7 पंजों 35 और 50 में 25 होता है क्या? तो ये तो 7a हो गया बराबर ये 5b हो गया क्या? क्या इसे a के नीचे b गुणा में b भाग में आ जाएगा क्या? क्या 5 के नीचे यहाँ 7 गुणा में 7 का भाग में चला जाएगा क्या? a का मान 5 और b का मान है 7, दोनों की आमदनी का अनुपात पूछा है क्या? उत्तर कितना आ गया? 5:7 आ गया आंसर ये। जब भी प्रश्न होगा बराबर की बात बोलेगा हम बराबर इस तरीके से करेंगे। ए बटावा 35 अच्छा गुना 100 35% बराबर है ना सर वो ये अच्छा बराबर हाँ। फिर वही b बटा 25 गुना 100 b बटा 25 गुणा 100 फिर b गुणा 100 बटा 25 कर। जब तूने a को ये लिखा है कि a बटावा 35 गुणा 100 तो b को भी ऐसा ही कर, b बटावा 25 हां ये से क्या 100 से 100 कर देगा, b आ जाएगा 35 मान चला जाएगा तो a बटावा b 35 ये गया तो यहाँ पे कितना हो गया? ये 35 से कितना हो गया? 25, तो a का मान 7 और b का मान 25, ये यही से गलत हो गया। हां सर ये अनुपात उल्टा आ रहा है, अनुपात उल्टा आएगा ही तो उल्टा लिखेगा तो भाई मैं तेरे को बोलूं कि a की आय का 20% निकाल तो a की आय कितनी है वही तो लिखेगा, a गुणा 20 बटा 100। तो जैसे a का 5000 का 5000 का 35% या 5000 गुणा 35 बटा 100 ऐसे तो लिखता, ऐसे क्यों लिखेगा? सही बात भाई तेरे को प्रतिशत निकालना सिखाया था मैंने भाई, जब किसी का संख्या का प्रतिशत निकालते हैं तो संख्या का परसेंट निकालते हैं, संख्या गुणा प्रतिशत बटा 100 यही तो लिखते हैं। हां सर तो इसी तरीके से लिख, a की आय को a मान ले, लिख लिया ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 44, आशा की मासिक आय दीपक की मासिक आय के 60% है और माया की मासिक आय की 120% है। यदि दीपक की मासिक आय 7,800 रुपए है तो माया की मासिक आय क्या होगी? देखो पूरी की पूरी खिचड़ी पका दी इसने उल्टा सीधा। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा आपका एक ही काम है, जितने कैंडिडेट इसमें हैं उनके पहले नाम लिख लो। एक तो कौन है? आशा, ये लिख लो आशा। आशा के बाद में दूसरा नंबर किसका है? दीपक का, ये दीपक भी लिख लो, ये दीपक। दीपक के अलावा और कौन है तीसरा? माया, ये माया भी लिख लो। अच्छा माया के अलावा और क्या है? कोई है क्या? नहीं है। पहला काम तो ये हो गया। अब क्या करेंगे हम? इनके अनुपात लिखेंगे। अनुपात अगले ने दिए, वो सीधा नहीं बोल रहा, वो कुछ बातों के अंदर बोलना कहना चाह रहा। देखो आशा की मासिक आय दीपक की मासिक आय की कितने परसेंट है? 60%। आशा की जो मासिक आय है वो दीपक की जो मासिक आय है उसकी कितनी है? 60% है। तो यानी अगर दीपक की मैं 100% मानूंगा तो इसका मतलब ये कितनी माननी पड़ेगी? तभी तो अपने पास में जाके 60% होगी। भाई बात ये तो बोली इसने, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग लिख दिया। दीपक की मान ली मैंने 100 और आशा की कितनी मान ली मैंने? 2 का निपटारा हो गया। 2 के अलावा तीसरा देखो, माया की मासिक आय की 120% है। कौन की? आशा की, क्योंकि आशा के बारे में तो बोल रहे भाई। आशा की मासिक आय दीपक की मासिक आय की 60% है और माया की मासिक आय की कितनी है? यानी ये 60 जो है वो किसके बराबर है? 120 के बराबर है। तो ये 60 120 के बराबर है हमारे पास में। तो हम अगर मान के चलो माया की आय निकालेंगे तो माया की आय अपने आप में कितनी होती है? 100%। 0 से 0, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 और ये 50। तो यानी हमारे पास में माया की आय कितने परसेंट है? तो 50 की 120 होगी क्या? 50 की कितनी होगी? तो ये तीनों के मान आ गए 60 100 और काटते हैं 0 0 0, ये 6 आ गया, ये 10 आ गया और ये कितना आ गया हमारे पास में? 5 आ गया।
अब ये बताओ कि हमारे को आई दी किसकी है, हमारे को आई दी है किसकी, कितनी है 7800। ये रहा दीपक, दीपक का अनुपात कितना है 10 और 10 का मतलब कितना है 7000 है। किसकी आई पूछी है, माया का अनुपात कितना है 5, तो 7800 जो है वो 10 के बराबर है, तो माया की आई कितनी है 5 एकम 5, 5 दूनी 2 से काटेंगे 3 और 9 3900 रुपए हो गए। क्या ये 3900 रुपए किसके हिसाब से हुए, मासिक आय के हिसाब से। कितने हो गए, मासिक आय के हिसाब से इसके 3900 रुपए होते हैं। लेकिन यहां पर देखो प्रश्न में यहां 7800 रुपए लिख रखा है, तो यहां पे ऑप्शन में 3900 रुपए होने चाहिए थे, लेकिन यहां पे ऑप्शन में क्या है 39000, तो आपके ऑप्शन में क्या दे रखा उसने 39000 दे रखा है, तो यहां पे 7800 नहीं है, यहां पे कितना है 78000 है। कितना है यहाँ पे 78000, तो आप पर्सन में क्या लगाओगे यहाँ पे 0 लिखोगे, क्योंकि उसकी मासिक आय दीपक की थी 78000 रुपए थी, तो हमारे पास में माया की आय कितनी आएगी 39000 रुपए आ जाएगी। ये काम आप करोगे तो यहाँ पे 0 लिख लोगे और यहाँ पे भी 0 लिख लोगे, बस इतना सा फर्क है। पर्सन को सही कर लेना, लिखो जल्दी। पर्सन को सही कर लोगे 78000 कर लोगे 7800 मिलेगी। तो 60% 120 माया की 60% बराबर जोड़ी ना आशा की। इसने बोला था कि आशा की मासिक आय दीपक की मासिक आय की तो 60% है, और ये आशा की आय जो है माया की मासिक आय की 120% है। तो मैंने पहले दीपक को इंट माना, दीपक को बड़े आपको 100% मान लिया, तो दीपक के अकॉर्डिंग आशा कितनी मान लिया 60, लेकिन ये 60 अगर माया के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 120 के बराबर है, तो 120 के बराबर तो 60 120 के बराबर 100 निकाला, तो यानी माया की कितनी आ गई 50। फिर इन तीनों के अनुपात निकाले तो हमारे को दीपक का दे रखा था 78000 रुपए, तो 78000 किस अनुपात के बराबर था 10 के बराबर, तो 78000 का 10 गुना हमारे को निकालना था माया का, तो 5 से गुना कर दिया, हमारे पास में 39000 रुपए आंसर आ गया। ये था हमारे पास में आंसर, लिख लिया इतना। देखो अगला प्रश्न देखो, मेनल स्टॉक मार्केट में 1,30,401 रुपए की निवेश करती है, जो उसकी वार्षिक आय का 15% है। मीनल की मासिक आय क्या होगी, इसका आंसर आप बताओगे। बिल्कुल सिंपल सा है, क्या ये पूरे अपने मार्केट का निवेश जो करने वाली है या ये 12 महीने की है क्या? मीनल स्टॉक मार्केट में 1,30,401 रुपए का निवेश करती है, जो उसकी वार्षिक आय का कितना है 15% है, तो उसका मीनल की मासिक आय, तो ये 15% है, तो आप इससे 100% निकालोगे क्या पहले? भाई 1,30,401 बटा 15 गुना 100, जो उत्तर आएगा उसमें किसका भाग दोगे 12 का, क्योंकि मासिक पूछी है इसने। अगर आप निकालोगे तो वो वार्षिक आएगी, क्योंकि ये वार्षिक आय का 15% दे रखा है, तो निकालो आंसर, निकालो सभी, चलो करो करो कैलकुलेशन करो।
क्या 1,30,401 15% के बराबर है? 1,30,401 बराबर है किसके? 15% के। हमारे को कितना निकालना? 100%। क्या ऊपर वाला 15 से कट जाएगा क्या? अरे पॉसिबल है क्या? 4 से 7 और 3 से कट जाएगा, 3 से काट लो तो ये तो गया 5 बार में, ये 4 दिया 12, 3 3 9, फिर हो गया 4 दिया 12, कितने हो गए? 2 2 6 दिया 18 और 7 दिया 21, ये हो गया। और 5 एकम 5 और ये कितने बार गया? 20 बार में। अच्छा इसको गुणा कर लो, जैसे हमारे पास में 4 3 7 को 2 से गुणा करेंगे, देखो 0 का 0, 7 दूनी 14, 4 दूनी 12, 1 13, 4 दूनी 8, कितना हो गया? 9, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, ये हो गया क्या? इसमें भाग किसका देना पड़ेगा? 12 का भाग देना पड़ेगा। 12 का भाग दे लो, कितना देगा? 72,445, ये आंसर 72,445। अच्छा क्वेश्चन नंबर 46 जैसा क्वेश्चन मैंने भी करवाया था आपको, याद है? जस्ट पीछे भी, हाँ श्रीधर वाला। तो 100 पे अपने मासिक वेतन का कितना? 25% बीमा पॉलिसियों पे खर्च करती है, और वह अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी पे और 35% को पारिवारिक खर्चों पे खर्च करती है। और उसके पास में अगर 9,050 रुपए की बचत होती है तो 100 रुपया की वार्षिक आय क्या होगी आपको ये बताना है। 100 रुपया की वार्षिक आय क्या होगी आपको बताना है। क्या हम पहले इसके पूरे खर्चे जोड़ देंगे? पूरे खर्चे जोड़ देंगे। क्या अब की बार इसने जो बोला है उसमें देखो 25% किस पे है? अच्छा, और वह अपने मासिक वेतन में के 15% कहां पे? खरीदारी पे, और 35% पारिवारिक अपने पास में वे पे खर्च करती है। क्या इसमें कोई शेष राशि आई थी क्या बीच में? नहीं, वहां पे शेष लिखा हुआ था इसलिए मैंने 50 का 50 लिया। यहाँ पे कोई शेष नहीं, यहाँ पे सारा सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे इन सभी को जोड़ेंगे, 25 और 15 40, 40 और 35 कितना हो गया? 75। 75% इसने खर्च कर दिए तो शेष कितने बचे? 25। 25 किसके बराबर है? 9,050 के। ये लो 9,050 रुपए की राशि किसके बराबर है? 25% के बराबर है। हमारे को 100% निकाल लिया क्या? ये लो 4 गया, 9 चौके 36, 3800 रुपए हो गए क्या? या 38,000 रुपए हो गए? 38,000 रुपए हो गए। अच्छा इसमें क्या पूछी है? 100 रुपया की तो वार्षिक आय निकालने के लिए गुणा किससे करना पड़ेगा? 12 से गुणा कर लो। 0 0 0 12 × 96 के कितने होते हैं? 6 9, 12 से 36 से 9 45, ये लो सब 4,56,000। अरे मासिक वेतन वार्षिक पूछा एक वही आपने 4,34,000 गुणा करने पे, हां आप मिस्टेक हुई, गुणा करने में हुई क्या मिस्टेक? अरे बड़ी मिस्टेक कर दी, 32,200 है। अरे रुको रुको एक मिनट, जोड़ गुणा बाकी बात सही करो, जोड़ गुणा बाकी बात सही करो। आप अपना मिस्टेक कर दिया, इसमें गलती हो गई। देखो 32,200 आपने, देखो क्या 9,050 रुपए किसके बराबर है? 25 के बराबर है, और गुणा कितना कर देंगे? 100। ये 4 बार कट गया क्या? अच्छा 4 से गुणा करेंगे, 0 5 के 20 की 0 से बच गई 2, तो यहाँ पे आ गया क्या? 2, और यहाँ पे 9 के 36, 36,200 हो गए। 36,200 किससे गुणा करेंगे? 12 से। 0 0 12 गुना 24, कितना बच गए? 2, और वार्षिक की 72 और 2 कितने हो गए?
74 के 4 हाथ से कितनी बच गई? भारतीय 36 और 7 कितने होते हैं? सही है ना? दस 39। अरे इतना समझ में आया भाई? इतना समझ में आया ना? हाँ सर। हर क्वेश्चन हर वैरायटी अलग अलग तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पे सारे के सारे पर्सन अलग अलग थे, तो अपने को क्या है कि हर पर्सन का आंसर निकालना जरूरी है। क्या जितने पर्सन आज मैंने पढ़े हैं वो सारे के सारे समझ में आए? कोई दिक्कत नहीं है? आगे क्लास में आगे इनको कंटिन्यू करेंगे अपने पास में। इतना अपने कवर किया, इसको वापस जाके निकालोगे, ठीक है?